हेलो दोस्तों। ग्रासिम इंडस्ट्री की एक सब्सिडियरी आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स ने हाल ही में शेल से एक रिन्यूएबल कंपनी को 17,200 करोड़ रुपीस या 1.8 बिलियन डॉलर्स में अक्वायर करके हेडलाइंस बनाई। ऑब्वियसली ये एक बड़ा डील लगता है, पर इस नंबर को डिस्कस करने से पहले अगर आप सोच रहे हैं कि बिरला ने रिन्यूएबल स्पेस में कब एंटर किया, तो हमें भी यही लग रहा था। पता चलता है कि वो इस सेक्टर में काफी समय से हैं और चुपचाप लगभग 4.4 गीगावाट्स की कैपेसिटी का एक पोर्टफोलियो बिल्ड भी कर चुके हैं। लेकिन शायद उनके रिन्यूएबल्स डिवीजन के उतना शोर ना मचाने का एक कारण ये है कि अब तक उन्होंने एसेंशियली एक इंटरनल यूटिलिटी प्रोवाइडर जैसे ही काम किया है। उन्होंने सोलर और विंड फार्म्स लगभग पूरी तरह से अपनी ही सिस्टर कंपनीज को चलाने के लिए सेटअप किए। उनके अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट्स और हिंडाल्को एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, तो उनके लिए कैप्टिव पावर कैपेसिटी बिल्ड करना उन्हें ही लॉजिकल लगा। इक्वेशन के दूसरे तरफ शेल पिछले कुछ समय से एसपीआरएनजी एनर्जी से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। टेक्निकली बिरला जो खरीद रहा है वो सोल एनर्जी पावर है, जो एक मॉरिशस रजिस्टर्ड होल्डिंग कंपनी है और एसपीआरएनजी एनर्जी ग्रुप ऑफ कंपनीज को ओन करती है। पर जो मैटर करता है वो इसके अंदर का एसेट है, 5 गीगावाट्स का एक पोर्टफोलियो। उसमें से लगभग 3.3 गीगावाट्स पहले से ही ऑपरेशनल है और पावर जनरेट कर रहा है, जबकि बाकी का 1.7 गीगावाट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब आप एसपीआरएनजी के 5 गीगावाट्स को बिरला के एग्जिस्टिंग 4.4 गीगावाट्स में ऐड करते हैं, तो आपको लगभग 9.3 गीगावाट्स का एक कंबाइंड पोर्टफोलियो मिलता है। ये डील आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स को मोस्टली ग्रुप की अपनी फैक्ट्रीज के लिए सोलर और विंड फार्म्स बनाने वाली एक बिजनेस से इंडिया के बड़े कमर्शियल पावर प्रोड्यूसर्स में से एक में बदल देती है, जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर स्टेट ग्रिड को बल्क में एनर्जी भी बेचेगी। और वो यहीं नहीं रुक रहे हैं। ग्रुप ने अपने लिए एक 10 गीगावाट का टारगेट सेट किया था, जिसे ये सिंगल डील शेड्यूल से पहले ही लगभग कंप्लीट कर देता है। चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने यह भी एक्सप्लेन किया कि वो आगे कहां जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साथ मिलकर उनके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और डीप डेवलपमेंट पाइपलाइन होगी, जो उन्हें आने वाले सालों में 20 GWP प्लस तक स्केल करने के कोर्स पर रखती है। कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंटली ये उन्हें दुनिया में चल रहे सबसे बड़े एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक में मीनिंगफुली पार्टिसिपेट करने के लिए पोजीशन भी करता है। आज के इस वीडियो में हम इस एक्विजिशन को समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि शेल एसपीआरएनजी को बेच क्यों रहा है। फिर हम ये समझेंगे कि एसपीआरएनजी पैसे कैसे कमाता है। एंड में हम ये भी समझेंगे कि बिरला को इस एक्विजिशन से क्या मिलता है। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं उस 1.8 बिलियन डॉलर्स के हेडलाइन फिगर पर। मजेदार बात यह है कि सिर्फ 4 साल पहले शेल ने एसपीआरएनजी को लगभग 1.55 बिलियन डॉलर्स या 12,000 करोड़ रुपीस में खरीदा था। तब इसके पास सिर्फ 2.1 गीगावाट्स कंप्लीट था। अगले 4 सालों में शेल ने कैपिटल बर्न करके इसे 3.3 गीगावाट्स तक बिल्ड किया। जब कंस्ट्रक्शन बिल को ओरिजिनल परचेज प्राइस में ऐड करते हैं, तो शेल का टोटल स्पेंड लगभग उस 1.8 बिलियन डॉलर्स के आसपास आता है जो इसे मिल रहा है, या ये शायद उससे भी ज्यादा हो सकता है। एसेंशियली इस बिजनेस को 4 साल होल्ड करने के बाद शेल लगभग फ्लैट या शायद वर्स एग्जिट कर रहा है, पर उनके लिए बिजनेस को इस प्राइस पर सेल करना इसे और होल्ड करने से बेटर ऑप्शन लग रहा है। जिस पार्टी ने एक्चुअल में यहाँ पैसा बनाया वो एक्टिस थी। ये एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है जिसने 2017 से शुरू करके एसपीआरएनजी को स्क्रैच से बिल्ड किया। उन्होंने लैंड एक्वायर किया, रेड टेप से डील किया, कॉन्ट्रैक्ट जीते और फिर फिनिश्ड बिजनेस को शेल को सेल कर दिया। तो जब हर कोई स्पेस में एंटर कर रहा है, तो शेल भला सेल क्यों कर रहा है? क्योंकि 2026 में शेल 2022 के शेल से एकदम अलग कंपनी है। क्या चेंज हुआ ये समझने के लिए आपको याद करना होगा कि ऑयल कंपनीज के लिए 2020 टू 2022 कैसा फील हुआ था। पहले पैंडेमिक ने ऑयल डिमांड को इतना क्रश कर दिया था कि यूएस क्रूड प्राइस कुछ समय के लिए नेगेटिव हो गया था। इस बात पर काफी डाउट था कि ये प्राइस कितनी जल्दी रिकवर होंगे। इन जनरल पिछले डेकेड में ऐसे साइंस थे कि ऑयल प्राइसेस स्ट्रक्चरली लो बने रहेंगे, क्योंकि दुनिया ऑयल ओवर सप्लाई फेस कर रही थी। इसने ओपेक कंट्रीज की ऑयल प्राइसिंग पावर को कम किया और शेल जैसे कन्वेंशनल ऑयल फर्म्स के प्रॉफिट्स को भी कम किया। पर दूसरी और एग्जिस्टेंशियल बात यह थी कि ईएसजी फंड्स में कई ट्रिलियन डॉलर्स जा रहे थे और मनी मैनेजर्स चाहते थे कि उनके ऑयल स्टॉक्स एक पोस्ट ऑयल वर्ल्ड के लिए प्लान रेडी रखें। प्रेशर सिर्फ मार्केट से नहीं था। मई 2021 में एक डच कोर्ट ने शेल को 2030 तक अपनी एमिशंस 45% कट करने का ऑर्डर दिया, और उसी मंथ इंजन नंबर 1 नाम के एक टाइनी एक्टिविस्ट फंड ने एक्सॉन मोबिल में क्लाइमेट प्लेटफॉर्म पर 3 बोर्ड सीट्स जीत लिए। हर ऑयल मेजर को एक क्लियर मैसेज मिला, अपना ग्रीन फ्यूचर दिखाओ या मार्केट्स उन पर एक फोर्स कर देगी। तो सभी ने एक साथ मूव किया। बीपी ने ऑयल प्रोडक्शन कट करने का प्रॉमिस किया,
टोटल ने खुद को टोटल एनर्जीज तक रीनेम भी कर दिया और इस ESG वेव के पीक पर ही शेल ने एक्टिस से बिजनेस खरीदा क्योंकि ग्रीन दिखने का ये सबसे तेज रास्ता था। फिर दुनिया दोबारा पलटी जब रशिया ने 2022 में यूक्रेन को इन्वेड किया। ऑयल और गैस प्राइसेस बढ़े और जिन अमेरिकन मेजर्स ने ग्रीन प्रेशर को इग्नोर किया था और फॉसिल फ्यूल्स पे लॉयल रहे, उन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स पोस्ट किए जबकि उनके शेयर होल्डर्स अमीर हो गए। यूरोपियन मेजर्स जिन्होंने पिवट किया था, उनकी स्टॉक्स पीछे छूट गई। अपने करंट CEO के अंडर शेल की प्रायोरिटी पूरी तरह से शेयर होल्डर पे आउट्स पर पलट गई है। इसने ऑपरेटिंग कैश फ्लो का 40 to 50% इन्वेस्टर्स को रिटर्न करने का प्रॉमिस किया है। भले ही इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में इसका नेट डेट $45.7 बिलियन या 4.3 लाख करोड़ रुपीस से बढ़ के $52.6 बिलियन या 5 लाख करोड़ रुपीस हो गया। शेल ने हर ग्रीन प्रोजेक्ट से एग्जिट करना शुरू किया। एक US ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट पर $1 बिलियन या 8,800 करोड़ रुपीस के राइट ऑफ से लेकर UK और जर्मनी में होम इलेक्ट्रिसिटी रिटेल से एग्जिट करने तक। SPRNG उनके रिन्यूएबल पावर जनरेशन एसेट्स का लगभग 80% था। जब एक कंपनी को कैश की इतनी ज्यादा जरूरत हो तो एक फ्लैट या बुरा एग्जिट भी अच्छा एग्जिट ही होता है। इस ट्रेड के दोनों साइड्स को समझने के लिए आपको ये भी समझना होगा कि SPRNG जैसी कंपनी अपना रेवेन्यू कैसे कमाती है। जब SPRNG एक सोलर फार्म बिल्ड करता है तो ये एक पावर परचेज एग्रीमेंट या PPA साइन करता है, टिपिकली 25 साल के लिए। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर बायर फिक्स प्राइस पर पूरे पीरियड के लिए फार्म का प्रोड्यूस्ड हर एक यूनिट को परचेज करने पर अग्री होता है। बायर यूजुअली एक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या डिस्कॉम होती है। ये डिस्कॉम्स अक्सर ब्रोक होती हैं, कुछ हद तक इंडिया के लेगेसी कोल प्लांट्स के साथ उनके PPAs के कारण। एक सेंट्रल एजेंसी जैसे NTPC या SECI अक्सर इसके मिडिल में होती है क्योंकि बैंक्स डिस्कॉम्स के प्रोमिसेस पर लेंड नहीं करते। फिर सेंट्रल एजेंसी फार्म से पावर खरीदती है, इसे स्टेट्स को सेल करती है और इसकी क्रेडिट रेटिंग ही प्रोजेक्ट को फाइनेंसेबल बनाती है। एक तरफ से ये एक फिक्स प्राइस एन्युटी जैसा दिखता है। टैरिफ्स लॉक्ड होते हैं जिसमें SPRNG के पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स 2.17 रुपीस पर यूनिट जैसे लो रेट्स पर हैं, तो रेवेन्यू तभी बढ़ता है जब कोई नया प्लांट ऑनलाइन आता है। ये स्ट्रक्चर SPRNG के नंबर्स के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करता है। डील फाइलिंग के मुताबिक कंपनी ने पिछले 3 साल में लगभग 1,100 to 1,200 करोड़ रुपीस कमाए हैं। बिरला इस कंपनी के रेवेन्यू का लगभग 14 टाइम्स का एंटरप्राइज वैल्यू पे कर रहा है, जो सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन वो एक्चुअली 25 साल के कॉन्ट्रैक्चुअली गारंटीड कैश फ्लोज भी खरीद रहे हैं और मार्केट के स्टैंडर्ड से प्राइस थोड़ा रीजनेबल लगता है। पिछले 18 महीनों में ONGC और NTPC के एक जॉइंट वेंचर ने अयाना रिन्यूएबल पावर के 4.1 गीगावाट प्लेटफॉर्म को 19,500 करोड़ रुपीस में खरीदा और JSW एनर्जी ने O2 पावर के 4.7 गीगावाट्स को लगभग 12,500 करोड़ रुपीस में खरीदा। तो बिरला के पास पैसे और एम्बिशन दोनों है, पर इसने यूनिट स्क्रैच से बिल्ड करने के बजाय एक एग्जिस्टिंग कंपनी क्यों खरीदी? एक नया सोलर या विंड फार्म बिल्ड करना, जिसे इंडस्ट्री ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं, इंडिया में ये आसान काम नहीं है। लैंड के बड़े पीसेस खरीदने होते हैं, लोकल डिस्प्यूट सेटल करने होते हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस लेनी होती हैं और हजारों पैनल्स इंपोर्ट करने होते हैं। उस पूरे प्रोसेस में 2 साल से ज्यादा लग सकते हैं। पर सबसे बुरा बॉटलनेक लैंड या पैनल्स नहीं बल्कि ग्रिड है। इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने के लिए जरूरी हाई वोल्टेज लाइंस जितनी स्पीड से बिछा रहा है, वो सोलर पैनल्स को उससे बहुत ज्यादा तेजी से इंस्टॉल कर रहा है। ग्रिड सिवियरली चोक्ड है। सिचुएशन इतना बुरा हो गया है कि स्टेट ग्रिड ऑपरेटर्स रूटीनली सोलर फर्म्स को दिन के बीच में कॉल करते हैं और शट ऑफ करने का ऑर्डर देते हैं क्योंकि वायर्स सिंपली सर्ज को हैंडल ही नहीं कर सकते। इंडस्ट्री इसे कर्टेलमेंट कहती है और कंपनी के लिए इसका मतलब वो पावर है जो जनरेट तो हुई पर कभी बिल नहीं हो पाई। अदानी ग्रीन स्पेस का सबसे बड़ा प्लेयर है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को बताया कि उसे एक सिंगल ईयर में लगभग 500 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हुई। ग्रिड एडमिनिस्ट्रेटिवली भी ब्लॉक्ड है। 2022 के रूल्स के अंडर डेवलपर्स को नेशनल पावर लाइंस पर स्पॉट रिजर्व करने के लिए बस एक लेटर दिखाना पड़ता था कि उन्होंने एक गवर्नमेंट बिड जीती है, भले ही उनके पास एक्चुअली बिल्ड करने के लिए पैसा या फाइनल कॉन्ट्रैक्ट्स ना हो। पर मिड 2026 तक गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि 22 गीगावाट्स तक की ग्रिड कैपेसिटी इन घोस्ट प्रोजेक्ट्स में ही ब्लॉक्ड थी, जबकि जो कंपनीज बिल्ड करने के लिए तैयार थी उन्हें प्लग इन करने की परमिशन नहीं मिल रही थी। तो 11 जुलाई को इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर CERC ने एक अल्टीमेटम के साथ स्टेप इन किया। स्टॉल रिजर्वेशंस होल्ड करने वाले डेवलपर्स के पास 60 डेज हैं। उन्हें या तो ये प्रूव करना होगा कि वो बिल्ड कर रहे हैं या ग्रिड एक्सेस सरेंडर करना होगा। कुछ नहीं किया तो हैवी पेनल्टीज लगेंगी। जो भी सरेंडर होगा उसे उन कंपनीज को ऑक्शन किया जाएगा जो एक्चुअली बिड कर सकती हैं। SPRNG के प्लांट्स पहले से ही लीगली ग्रिड से कनेक्टेड हैं, जिसका मतलब है कि बिरला इस प्रोसेस के एक बड़े हिस्से को स्किप कर देता है। तो आपको क्या लगता है,
क्या बिरला का ये एक्विजिशन इसके लिए फायदेमंद होगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स में वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।